देखिए, ये तो पहले तो ये पुरानी खबर है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि किस थाने में दिलीप जायसवाल ने केस किया है, वो थानेदार या उसका एसपी डीएसपी जो भी पदाधिकारी है वो कब हम लोग के पास आएगा। दिलीप जायसवाल को ये भी नहीं पता है, इस बयान के जरिए दिलीप जायसवाल ने अपनी कलई खोल ली। उनको ये भी नहीं पता है कि फेसबुक पेज क्या होता है और फेसबुक ग्रुप क्या होता है। जो बात दिलीप जायसवाल ने कही वो कोई फेसबुक पेज नहीं है, वो फेसबुक ग्रुप है जो दो बीजेपी के लड़के आज से 8 साल पहले से चला रहे हैं। और आप लोग सब डिजिटल मीडिया को समझने वाले लोग हैं। ग्रुप में कोई जाकर कुछ भी लिख सकता है। पहली बात तो इस आदमी को तो इसकी जानकारी नहीं है। हमने उसी दिन कहा कि आपकी सरकार है बिहार में, देश में भी एनडीए भाजपा की सरकार है और दिलीप जायसवाल यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष हैं। बिहार में पूरे देश में जितने भी साइबर के एक्सपर्ट हैं और जितनी दिलीप जायसवाल की ताकत है सब लगाकर जांच करवा लें। अगर एक भी गलती कहीं पाई जाएगी तो हम पूरा ही अभियान ही वापस ले लेंगे। लेकिन उसी बयान में हमने ये भी कहा कि जब दिलीप जायसवाल ने बात छेड़ दी है तो दिलीप जायसवाल को अपनी ही सरकार से सही ये भी जांच कराना चाहिए कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिखों के माइनॉरिटी स्टेटस का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है बिहार में, और वहां उसी कॉलेज में कभी क्लर्क हुआ करते थे। उस कॉलेज में जो उसको बनाने वाले थे सरदार करतार सिंह जी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और ये साहब आज उस कॉलेज को कब्जा करके बैठे। तो वो किस थाने में गए हैं केस करने हम तो नहीं जानते हैं। दिलीप जायसवाल, कोई थानेदार अभी तक आया नहीं है। लेकिन अब दिलीप जायसवाल पहले बताएं कि जिस कॉलेज के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो उस कॉलेज पर कब्जा कैसे किए हो ये बताओ। और ये बताओ कि पिछले 25-30 साल में उस कॉलेज से, ध्यान से सुन लीजिए, उस कॉलेज से बिहार के कितने नेताओं के बच्चों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। इस आदमी का पूरा राजनीतिक कैरियर ये गलत जगह इन्होंने बटन दबा दिया है। ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। मेरे भाई, अब आप अभी 2-3 दिन के बाद मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं इस कॉलेज की, इनकी यात्रा पर, ये कैसे उस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी में घुसे, अपने बहू को जो सिख है उसको उसका इंचार्ज बना दिया है। भाई, उस कॉलेज का मालिक कोई सिख ही हो सकता है। और पिछले 25-30 साल में सरकार चाहे जिस किसी की भी रहेगी, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, इसको चलाइए भैया। मेडिकल में आपके बच्चों का एडमिशन होने के लिए आपको 4 बार 5 बार टेस्ट देना पड़ता है। और ये जो कॉलेज है जो इनके अध्यक्षता में, इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, इसमें बिहार से के कितने नेताओं के बच्चों ने, उनके भाइयों ने, उनके भतीजों ने, उनके भाइयों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। ये रिकॉर्ड दिलीप जायसवाल को जारी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम जारी करेंगे। क्या आप देखिएगा कि कोई नेता किसी दल का बचेगा नहीं। कम से कम 50 से ज्यादा नेताओं को, ध्यान रखिए, 50 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं ने अपने परिवार के से जुड़े हुए लोगों को उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टरी की डिग्री, मेडिकल की डिग्री दिलवाई है। और दिलीप जायसवाल का पूरा राजनीति इसी पर है। अब आप लोग जाकर पूछ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जो दम है वो कर लो। और इससे पहले एक और नेता थे, सर्वदलीय नेता, इसका नया नाम रखे हैं, इसका नाम है सर्वदलीय नेता। आप लोग, हम लोग सुनते हैं नेता लोग दल बदलता है, तो अशोक चौधरी ने उसका एक स्टेप आगे का रास्ता निकाल लिया। कहा दल क्यों बदले, सब दल में एक आदमी को रख दो, दल बदलने की जरूरत नहीं है। बाबूजी कांग्रेस में, बेटा जदयू में, बेटी लोजपा में, और दामाद खुदे से कहे कि आरएसएस भाजपा में। तो भाई कोई दल बचा नहीं। हमने कहा आरजेडी बचा, उसमें भी परिवार का कोई रख दो कि कोई भी जनता कहीं वोट दे तुम ही रहोगे। तो ये 3 गो जो नेता है, ये दिलीप जायसवाल भाजपा का यहाँ अध्यक्ष, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जिसके ये मालिक मुखिया बने हैं किस आधार पर वहां पहुंचे, करतार सिंह जी के साथ क्या हुआ, और उस मेडिकल कॉलेज में पिछले 25-30 सालों में कितने बिहार के नेताओं के
परिवार से जुड़े हुए लोगों को मेडिकल की डिग्री दी गई। दूसरा, ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, ऑलरेडी मैंने कहा है कि इस आदमी पूरा बिहार जानता है कि इन्होंने टिकट खरीदा है और इन मानहानि का मुकदमा किया है, तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे, आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। और तीसरा एक है मंगल पांडे, जिनके कालखंड में पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में खाली अमंगल ही हो रहा है। कोविड के बोला कि हमारा मंगल काल चल रहा है, हम मंगल काल उसका खुद का चल रहा है, पूरे बिहार के लोगों का अमंगल काल चल रहा है। कोविड के जमाने में क्यों बोल रहा है समझ लीजिए, तीनों को क्यों चिन्हित किया। ये दिलीप जायसवाल अभी राजस्व मंत्री थे, ये जो जितना लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है और सीओ वीडियो के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार फैला है, ये पैसा कौन ले रहा है भाई? सब आदमी कह रहा है बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, तो पैसा क्या करना है? ये पैसा ला रहा है नीतीश कुमार के उनकाही मंत्रियों के पास है, 3, 4, 5 जो मंत्री है, यही सब लूट रहा है अफसरों के जरिए, व्यवस्था के जरिए। और प्रशांत किशोर जनसुराज इन लोगों से डरने वाले नहीं है। केस करना है केस करो, आगे मैदान में चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ो, कोई डरने की बात नहीं है। इनके मुखिया पर नीतीश कुमार को के बारे में मैंने कहा है कि भाई ये आदमी मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर अस्वस्थ नहीं है, भैया आपको तो पहले जाकर हम पर मानहानि करना चाहिए, केस करना चाहिए कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है, प्रशांत किशोर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर हम बात गलत कह रहे हैं तो किसी मेडिकल बोर्ड को बैठाकर जांच करा लीजिए, अगर उससे भी नहीं भरोसा है तो थाने में केस कर दो, उससे भी नहीं भरोसा है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो। हम डरने वाले नहीं हैं, सही बात सत्य को कोई डरने की जरूरत नहीं है। इनका पोल खुलने ही वाला है और जनता रोज देख रही है। इन लोग का आखिरी समय आ गया है राजनीतिक तौर पर, अब इनका किनारा करने का टाइम हो गया। सर प्रधानमंत्री परिवारवादी बात करते हैं, लेकिन आप जो मुद्दे उठा रहे हैं रोजगार की, शिक्षा की, उसकी बात नहीं करते हैं। देखिए एक बात और कहा है, अब बिहार का जो डंका है वो अफ्रीका में बिहार का डंका नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार के में बने इंजन से अफ्रीका को खींचा जाएगा। बिहार की बात जो ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी के साथ 14 में मैंने काम किया। मोदी जी की जब रैली होती थी पहले 14 में, 13-14 में आपने देखा होगा, एक रैली होता था तो 10 दिन तक पूरे राज्य में चर्चा का वो विषय रहता था कि मोदी जी ने क्या कहा, कौन सी बात कही, उसका क्या परिणाम होगा। अब मोदी जी आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, एक दिन के बाद कोई उसको ध्यान भी नहीं देता। कल पूरे उनके भाषण में उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जिसके बारे में बिहार के लोग सुने, समझे या चर्चा करें। पहली बात जो बात हम लोग कह रहे हैं, ये पिछले 3 बार से जो मोदी जी आ रहे हैं, ये सरकारी तंत्र का उपयोग करके गरीब जनता का पैसा लेकर, आप बताइए आंगनबाड़ी वर्कर को, टीचर को, आप लोगों ने वीडियो देखा है, सबको जबरदस्ती बैठा के ले जाकर वहां आपने जमा कर दिया। चलिए प्रधानमंत्री आप कर सकते हैं, मधुबनी में आपने पूरे बिहार के पंचायती राज से लोगों को जुटा लिया, लेकिन जुटाने के बाद आपने कहा क्या मोदी जी ने बिहार में पलायन रोकने पर एक भी शब्द कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार की बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने बिहार में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहा? क्या मोदी जी ने ये कहा कि कब बिहार के बच्चों को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा रोजी रोजगार के लिए? मोदी जी तो वही बात कर रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दिया। तो मेरे भाई, सड़क बनवाकर, ये बिहार के लोगों को समझने की बात है। जैसे मैंने ट्रेन वाली बात बताई थी, आप सड़क की बात समझिए। बिहार में सड़क बनाकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। अगर आपको नॉर्थ और अगर ईस्ट और वेस्ट को आपको जोड़ना है तो बीच में बिहार है, तो बिहार होगी तो सड़क जाएगी भाई। अगर आपको बंगाल को दिल्ली से जोड़ना है तो बिहार होके ही तो सड़क जाएगी। बिहार को कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हो। तो ये लोग जो कहते हैं हम सड़क बनवा दिए, अरे भाई सड़क आपने इसलिए बनवाया है कि कलकत्ता से सामान दिल्ली आराम से पहुंचे। अब कलकत्ता से दिल्ली अगर रेलवे लाइन है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो बिहार को स्पेशल कुछ मिला है, जो रास्ते में पड़ेगा उसको फायदा होगा। तो ये हम लोग पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा इंजन वाली बात, तो भाई वो पहले तो फैक्ट्री उनकी दी हुई है नहीं, और हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार के लड़कों का कंधा इतना मजबूत हो
कि हम लोग अपने परिवार का गाड़ी खरीद सके, हम लोग अपने परिवार का जो बोझ है उसको उठा सकें। अफ्रीका का बोझ उठाने के लिए मोदी जी को दिल्ली में बैठाया गया है। वो अफ्रीका के लोग उठाए, देश के लोग उठाए। अभी हम लोग बिहार के लोग तो अपना बोझ उठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भैया हम लोग के बच्चे बाहर मजदूर पढ़ के न जाए। मोदी जी ने अभी तक पिछले 3 अपने दौरों में एक बार भी ये नहीं बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने पहले दिया था, जो उन्होंने आरा में घोषणा की थी 2015 में, उस 1,25,000 करोड़ का क्या हुआ? या पैसा मोदी जी ने भेजा कि नहीं भेजा? और अगर भेजा तो इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार, उन्हीं के साथी लोगों ने यहाँ पर उसको लूट लिया, क्योंकि 1,25,000 करोड़ का कोई काम बिहार के लोगों को तो दिख नहीं रहा। तो उस पर न बोलकर मोदी जी ने कल कहा कि कोई एक ट्रेन शुरू करेंगे हम लोग, एक गोरखपुर से उसको यहाँ पर बिहार में 25 किलोमीटर। ये बात तो हम लोग रोज कह रहे हैं कि गुजरात जाइएगा तो 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन दीजिएगा, और हम लोग को 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन का उद्घाटन भी नहीं है, शिलान्यास होगा कि 25 किलोमीटर रेलवे लाइन बनेगा। अब बिहार का आदमी इसी पर वोट देता रहे। पवन सिंह के बारे में चर्चा है, मनीष कश्यप के बारे में कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्या सच्चाई इसके पीछे? भाई हमारी पार्टी तो है नहीं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ साथी जो हम लोग के साथ हैं उनको दिक्कत भी होती है, अफसोस होता है, वो छोड़कर जाते भी हैं। तो आना जाना लोगों का लगा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन सुराज आज से साल भर पहले या महीने भर पहले जितने लोग जन सुराज से जुड़े थे, क्या उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं कि कम जुड़े हैं? तो मेरी अपनी समझ है कि जन सुराज का जो परिवार है, जो 2 साल पहले था, जो साल भर पहले था, जो महीने भर पहले था, उससे आज बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी जन सुराज छोड़कर जाएगा नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि नए लोग आएंगे नहीं। ये आने जाने का सिलसिला बना रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जन सुराज परिवार जिस तरह से शुरू हुआ था उससे आज सैकड़ों गुना बड़ा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा बार-बार जन सुराज की फंडिंग पर सवाल उठाने नजर आ रहे हैं। कब तक खोलेंगे सर? 243 जो सीट है जी, उसका पिटारा कब तक? पिटारा देखने में खुल रहा है। पिटारा खुलना शुरू हो गया। आपको सपेरों को देखे ना, पिटारा शब्द तो वहीं से आया है। तो बीन बजाना शुरू करते हैं तो सांप तो नीचे ही बैठा रहता है, वो हिलना डुलना शुरू करता है, फिर उठता है। तो उसी तरह आपको ये जो हम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं तो पिटारा तो खुल रहा है, लोग आना शुरू कर रहे हैं। लोग अच्छा इतने लोग हैं। नामों की घोषणा जब हो, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। महुआ में एक खबर चली थी कि एक प्रत्याशी आया, बोले जो ये मेरा सीट कंफर्म मेरा हो गया महुआ से जी। फिर वहाँ पे फिर खबर चला कि नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग संशय में ही? ऐसा है कि जो भी जन सुराज से जुड़ा हुआ है उसको बाकायदा लिखित में और मौखिक तौर पर कई बार उसको बताया गया है, उसको जानकारी है कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, उससे फारिग कुछ नहीं हो सकता है। और इतना तो बिहार के लोग जरूर समझते हैं 2-2.5 साल देखने समझने के बाद कि और कुछ भी हो, जन सुराज में टिकट बिक नहीं सकता है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है बिहार में जो जन सुराज में हम लोग का ईमान खरीद सके। जन सुराज में मैनेजमेंट से टिकट नहीं मिलेगा। गलत टिकट हो सकता है, सही हो सकता है। हमने कैमरे पर कहा कि मेरे भाई 243 में अगर कोई गलत आदमी को टिकट दे दे, गलती से अगर पार्टी दे दे तो उसको भी वोट मत देना। बिहार में एक संकल्प लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी दल का हो। अगर जन सुराज ने अच्छा आदमी दिया है और हमसे बेहतर किसी दूसरे दल ने दे दिया, हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं उसको वोट दीजिए। बिहार जीतना चाहिए, जन सुराज जीते या न जीते। इसलिए जो आदमी सही व्यक्ति है उसको वोट दीजिएगा, तभी सुधार होगा, वो चाहे किसी दल का हो। ये सिर्फ जन सुराज की ताकत है, वो कह सकता है, कोई दूसरा दल ये नहीं कहेगा। हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे अच्छा अगर कोई खड़ा है उसको वोट दीजिए। हमारा कोई गलत है, किसी ने हमसे पूछा आप गलत काहे दीजिएगा, हमने आप उसको समझाया भी कि सरकार आईएएस का परीक्षा लेती है, सिविल सर्विसेज का। लाखों बच्चों के परीक्षा 3-4 चरण के परीक्षा के बाद 100 आईएएस अफसर चुने जाते हैं। उसके बावजूद वो आईएएस अफसर भ्रष्ट हैं कि नहीं, वो गलती करते हैं कि नहीं करते। चयन की प्रक्रिया कितनी भी अच्छी हो,
उसमें कुछ गलतियां हो सकती है। तो जनता को ध्यान रखना है कि अगर जनसुराज से भी गलती होती है तो जनसुराज का भी गला पकड़िए। जनसुराज ने गलत आदमी को टिकट दिया, उसको भी हराइए। बिहार जीतना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। जनसुराज का प्रत्याशी जीते या हारे, अगर अच्छा प्रत्याशी जीतेगा, किसी दल का होगा, उससे समाज का फायदा है, बिहार का फायदा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा सर बार जनसुराज के फंडिंग पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है, प्रवक्ताओं को काम है, प्रवक्ता को काम दिया गया, जाओ और रोज बोलो जाकर वहां पर कुछ न कुछ बोलना है। नया कुछ बोलने के लिए है नहीं तो कुछ बोले जा रहे हैं। सर तेजस्वी यादव की एक तरफ माई बहनी योजना और एक तरफ नीतीश सरकार का 400 से 1100 कर दिया गया, क्या जनता को? मेरे भाई, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जनसुराज का ना एक विधायक, ना एक सांसद, ना हम लोग अभी चुनाव लड़े, अभी दल बना, लेकिन 2500 रुपए की बात हो रही है। एक 400 से पेंशन को बढ़ाकर 1100 किया गया। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। आज जनसुराज यहाँ है तो लोगों को, एक बहुत बड़े वर्ग को यह भरोसा है कि अगर हमारे साथ अन्याय हो जाए, अगर यहाँ मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हुई, आज चंपारण में एक दिन पहले मैनाटांड में रेप की घटना हुई है, सबसे पहले किसको फोन आया, किसको खबर आई? जनसुराज के लोग वहां बैठे हैं। समाज को ये खबर है कि अगर हम परेशानी में पड़ेंगे, अगर हमारे साथ ज्यादती होगी, तो जहां तक हो सके जनसुराज उनके लिए खड़ा होगा, जनसुराज उसके लिए आवाज उठाएगा और उसका फायदा है। 400 से बढ़कर पेंशन 1100 इसलिए हुआ है कि नीतीश कुमार को, एनडीए को ये डर है कि अगर हम 400 रुपया ही देते रहेंगे तो ये महिलाएं इस बार हमको वोट नहीं देंगी, ये वृद्ध लोग वोट नहीं देंगे। अगर जनसुराज नहीं होता तो इनको मालूम है कि हम 400 दे या 1400 दे, लालू जी के डर से हमको वोट मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को आपको और समाज को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो दल आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जनता उसमें जीतेगी। बिहार में जनसुराज जब नहीं था तो लोकतंत्र खत्म हो गया। 30 वर्ष से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही है। लालू का डर दिखाओ, भाजपा नीतीश वोट पाओ, अब भाजपा का वोट दिखाओ, लालू वोट पाओ। यही योजना चल रही है। उस योजना को जनसुराज ने डिसाइसिव तरीके से तोड़ा है कि अब खाली लालू का डर दिखाकर आप वोट नहीं ले सकते हैं। अब आप खाली नीतीश, भाजपा का डर दिखाकर वोट नहीं ले सकते हैं। अगर वैसा कीजिएगा तो लोग तीसरे विकल्प को वोट दे देंगे।